दोस्तों इंडिया में बहुत सारे ऐसे फंड्स अवेलेबल हैं जो हमें यूएस के प्रोमिनेंट इंडेक्सेस में पैसा लगाने के लिए ऑप्शन देते हैं, जैसे कि नैस्डैक 100, S&P 500, फैंग ईटीएफ है। तो ऐसे अलग अलग काफ़ी सारे फंड्स अवेलेबल हैं जो हमें यूएस की मार्केट में इन्वेस्ट करने का मौका देते हैं। लेकिन अभी इंडिया में बहुत सारे ऐसे फंड्स नहीं है जो हमें चाइना की मार्केट में एक्सक्लूसिवली इन्वेस्ट करने का मौका दे। अब दोस्तों मिराई एसेट म्यूचुअल फंड हाउस हमें एक नया एनएफओ लेकर आ रहा है जो इन्वेस्ट करेगा चाइना की 30 टेक कंपनीज में। एक इंडेक्स है हैंग सेंग टेक इंडेक्स, इसमें ये अपना पैसा लगाने वाला है। तो यानी कि ये इंडेक्स जितनी रिटर्न जनरेट करेगा उसके आसपास की रिटर्न आपका फंड भी जनरेट करेगा। तो इस वीडियो में हम डिटेल में देखेंगे इस फंड की डिटेल्स। मैं आपको थोड़ा बैकग्राउंड बताऊंगा, चाइना की ग्रोथ कैसी चल रही है, और फिर हम इन देखेंगे इस इंडेक्स में कौन सी कंपनीज हैं, कौन से सेक्टर्स हैं और इसने रिटर्न कैसे दी है। और एंड में मैं आपको यह भी बताऊंगा कि किस टाइप के इन्वेस्टर्स को इसमें इन्वेस्ट करना चाहिए। तो आइए देख लेते हैं ये वीडियो। तो दोस्तों यहां पर मिराई एसेट हैंग सेंग टेक ईटीएफ लॉन्च हो रहा है और उसके साथ उसी ईटीएफ का फंड ऑफ फंड भी लॉन्च हो रहा है, यानी कि ये जो फंड ऑफ फंड है ये इस ईटीएफ में पैसा लगाएगा। अब दोस्तों अगर हम पहले कुछ चाइना के बारे में, उसकी इकोनॉमी के बारे में यहां पर बात करें ताकि आपको थोड़ा एक बैकग्राउंड मिल पाए, तो आपको यहां पर समझना है कि अगर हम थोड़ा चाइना के बारे में बात करते हैं तो आप यहां पर देख सकते हैं कि बहुत बड़ी इकोनॉमी चाइना है और 11% टोटल ग्लोबल ट्रेड्स यहां पर सिर्फ चाइना से होते हैं। लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है चाइना लिथियम सेल का। उसके अलावा आप देखेंगे सेकंड लार्जेस्ट जो R&D पे स्पेंड आज के टाइम पे हो रहा है वो भी चाइना ही कर रहा है। तो यानी कि यूएस के बाद जितने भी ये टेक पे काम हो रहा है वो मेजरली आप देखेंगे चाइना ही यहां पर काम कर रहा है। और यहां पर आप देखेंगे 1/5 ऑफ वर्ल्ड की जितनी भी यूनिकॉर्न कंपनीज हैं वो आज के टाइम में चाइना की हैं। तो बहुत बड़ी इकोनॉमी चाइना की बन चुकी है। और अगर हम यहां पर जीडीपी ग्रोथ के बारे में भी आप बात करेंगे तो लगातार, ये तो बहुत ही लोगों को पता ही है कि लगातार चाइना की जो इकोनॉमी है, जो जीडीपी है वो ग्रो हो रही है। आप यहां पर देख सकते हैं इस चार्ट में कि कैसे लगातार चाइना की जो इकोनॉमी है वो ग्रो हो रही है। लगातार एक अच्छी रेट पे चाइना की इकोनॉमी ग्रो हो रही है। और दोस्तों एक चीज मैं आपको हमेशा बताते हुए आ रहा हूं कि किसी भी कंट्री की जीडीपी जितनी ग्रो हो रही है, आप मान के चलिए कि एटलीस्ट उतना परसेंट तो उसके स्टॉक्स में, उसके इंडेक्सेस में ग्रोथ आपको आने वाले टाइम में देखने को मिलने वाली है। और आप यहां पर देख सकते हैं कि एवरेज 9.2% पर एनम की ग्रोथ इसकी जीडीपी में देखने को मिल रही है। और अगर हम इसको इंडिया की एनुअल ग्रोथ से कंपेयर करते हैं तो इंडिया की जो एनुअल ग्रोथ रही है वो 4.6% की रही है। तो लगभग इंडिया की जो जीडीपी ग्रोथ है उससे डबल ग्रोथ यहां पर आप देख सकते हैं चाइना में यहां पर देखने को मिल रही है। तो बहुत अच्छी ग्रोथ है चाइना की इकोनॉमी में, जीडीपी ग्रोथ में, वो यहां पर साफ रिफ्लेक्ट हो रही है। अब दोस्तों अगर हम टेक कंपनीज के बारे में चाइना की बात करते हैं तो यहां पर आप चार्ट में देख सकते हैं कि 2019 में जितने भी पेटेंट रजिस्टर हुए थे उसमें से 58% जो पेटेंट की एप्लीकेशन थी वो चाइना की थी। यहां पर इतना ज्यादा इंपैक्ट है। और आप अगर इसका ग्राफ देखेंगे, जो ये ब्लू कलर का राइट में आपको ग्राफ दिख रहा होगा, तो आप यहां पर देख सकते हैं कैसे 2000 से धीरे धीरे करके आज चाइना की जो पेटेंट एप्लीकेशन फाइल करने की ग्रोथ है वो कितनी ज्यादा है। तो मेजरली आप यहां पर देखेंगे तो चाइना में एक बहुत अच्छी ग्रोथ हो रही है अगर टेक्नोलॉजी साइड की बात करते हैं। लेकिन एक दिक्कत क्या है कि इंडिया में हम सिर्फ गूगल, अमेजॉन, फेसबुक इनके बारे में ज्यादा बात करते हैं यूएस की कंपनीज में, लेकिन जो चाइना की कंपनीज है उसके बारे में ज्यादा बात नहीं की जाती है। लेकिन टेक्नोलॉजी सेक्टर में काफी ज्यादा अच्छा इंप्रूवमेंट चाइना में भी यहां पर आप देख सकते हैं। और दोस्तों अगर हम ओवरऑल जीडीपी में अगर कंपेयर करते हैं टेक और डिजिटल इकोनॉमी, तो आप देख सकते हैं 36% जो पार्ट है इनका जीडीपी का वो आज टेक और डिजिटल इकोनॉमी का हो चुका है। और ये चीज हम इंडिया में भी देख रहे हैं, यूएस में भी देख रहे हैं कि जो टेक्नोलॉजी कंपनीज हैं वो धीरे धीरे बहुत ज्यादा एक परफॉर्मेंस कर रही है। उसका रीजन यही है कि आने वाला टाइम टेक्नोलॉजी का है। ये पिछले 10 सालों से हमें पता है और मुझे लगता है आने वाले 15 से 20 सालों तक यही चीज मेंटेन रहने वाली है। तो उस काम में चाइना भी काफी अच्छा है, यूएस को टक्कर देता है ये हर चीज में, और यहां पर टेक्नोलॉजी में भी ये साफ ऐसा ही करते हुए दिख रहा है। अब दोस्तों अगर हम इस इंडेक्स के बारे में अब बात करते हैं, यानी कि हैंग सेंग टेक इंडेक्स, तो ये जो आपका पैसा है ये लगने वाला है हैंग सेंग टेक इंडेक्स में। तो यानी कि ये इंडेक्स जितनी रिटर्न्स जनरेट करेगा उसके आसपास का ही पैसा आपका फंड भी जनरेट करेगा। तो इस इंडेक्स में रहती है टोटल 30 लार्ज कैप टेक्नोलॉजी थीम्ड कंपनीज। और अगर मैं इनकी थीम्स की यहां पर बात करता हूं तो आप देख सकते हैं
सेमीकंडक्टर, सॉफ्टवेयर, गेमिंग, इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, ऐसी मेजरली जो इंटरनेट की बेस्ड थीम्स है वो इन कंपनीज में रहने वाली हैं, जो आप जिन कंपनीज में इन्वेस्ट करेंगे। इसके अलावा ऑनलाइन ट्रेवल, ई कॉमर्स, ऐसी थीम्स की कंपनी आपको इस इंडेक्स में मिलने वाली है। अब मैं अगर कुछ कंपनीज के बारे में यहां पर बात करता हूं तो हालांकि इंडिया में ज्यादा चाइना की कंपनीज के बारे में नहीं सुना होता है, लेकिन आपने 2-3 यहां पर कंपनी सुनी होगी। जैसे यहां पर आपको दिख रहा है एमआई भी इसमें है। एमआई के बारे में आपने सुना होगा, इंडिया में काफी उसका मोबाइल बिकते हैं। लेनोवो के बारे में आपने सुना होगा, उसके अलावा अलीबाबा के बारे में आपने सुना होगा। तो ये कुछ कंपनीज हैं जिसके बारे में आपने सुना होगा, और ये वन ऑफ द मोस्ट वैल्यूएबल कंपनीज हैं इस वक्त चाइना की इकोनॉमी में, जो आपको इस इंडेक्स में मिलने वाली है। अब दोस्तों अगर मैं यहां पर इंडस्ट्री वाइज एलोकेशन पे बात करता हूं तो सबसे ज्यादा जो प्रोपोर्शन रहने वाला है वो इंटरनेट एंड डायरेक्ट मार्केटिंग रिटेल का रहने वाला है 28% के आसपास। उसके बाद 17% एलोकेशन रहेगा इंटरएक्टिव मीडिया एंड सर्विसेज थीम का 17% के आसपास। वहीं टेक्नोलॉजी, हार्डवेयर और स्टोरेज का 11% के आसपास। वहीं सेमीकंडक्टर का भी आप देख सकते हैं 8.4% यहां पर एलोकेशन है। सॉफ्टवेयर, एंटरटेनमेंट, तो ये सारी थीम्स है जो विद इन टेक्नोलॉजी सेक्टर आपको इसके पोर्टफोलियो में मिलने वाली है। कंपनीज की अगर हम बात करते हैं टॉप 10 तो सबसे ज्यादा 8.55% है एक कंपनी का। उसके बाद टेंसेंट होल्डिंग का 8.28%, JD.com जो एक ई कॉमर्स की वेबसाइट है उसका भी 8% के आसपास। उसके बाद एक टेक्नोलॉजी का आ जाता है, ये एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, 7.79%। अलीबाबा ग्रुप, तो इसमें से मोस्टली कंपनीज का नाम हमने नहीं सुना है, लेकिन कुछ कंपनी का नाम आपने सुना होगा। किंगसॉफ्ट के बारे में आपने सुना होगा, अलीबाबा, लेनोवो, ये कुछ कंपनीज हैं जिनके बारे में आपने इंडिया में भी सुना होगा। हालांकि बहुत सारी कंपनीज के बारे में आपने अभी भी इंडिया में नहीं सुना होगा। तो ये एक पोर्टफोलियो आपको एक अच्छा डाइवर्सिफिकेशन दे सकता है अगर आप वेरी हाई रिस्क लेने वाले इन्वेस्टर हैं। अब टोटल अगर मैं आपको यहाँ पर 30 कंपनीज दिखाता हूं तो आप यहाँ पर देख सकते हैं सबसे ज्यादा एलोकेशन जो है जिस कंपनी का है वो फूड डिलीवरी और ऑनलाइन ट्रैवल की कंपनी है। उसके बाद टेंसेंट जिसके बारे में मैंने आपको बताया था वो एक ऑनलाइन गेमिंग, सोशल मीडिया, म्यूजिक स्ट्रीमिंग ऐप है, ब्लॉकचेन में भी यहां पर काम कर रही है। देन उसके बाद जो थर्ड मैंने आपको बताया था JD.com, ई कॉमर्स की एक कंपनी है। उसके बाद सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म की कंपनी आ जाती है। उसके बाद सिक्योरिटी, रोबोटिक्स टाइप की जो एक कंपनी है जो टेक्नोलॉजी में प्रोवाइड कर रही है। तो अलग अलग टाइप की टेक्नोलॉजी है जो यहां पर आपको मिल जाती है। आप यहां पर देख सकते हैं क्लाउड कंप्यूटिंग की टेक्नोलॉजी, तो यहां पर जो फ्यूचर ओरिएंटेड आने वाले 10-15 सालों में जो एक अच्छा बिजनेस कर सकती है टेक्नोलॉजी, जो एक ग्रोथ वाली न्यू एज टेक्नोलॉजी है, उनकी कंपनीज यहां पर आपको ज्यादा देखने को मिल रही है। अब दोस्तों हम ये देख लेते हैं कि ये जो हैंग सेंग टेक इंडेक्स है इसने कुछ सालों में रिटर्न कैसे जनरेट करके दी है। अब दोस्तों अगर हम सिंस इंसेप्शन की बात करते हैं तो हैंग सेंग टेक इंडेक्स ने 15% के आसपास की रिटर्न जनरेट की है। वहीं हैंग सेंग इंडेक्स ने 6.7% की रिटर्न जनरेट की थी। उसको अगर हम निफ्टी 50 इंडेक्स से कंपेयर करते हैं तो आप देख सकते हैं इसने निफ्टी इंडेक्स से ज्यादा रिटर्न जनरेट की है सिंस इंसेप्शन अगर हम इसे कंपेयर करते हैं। हालांकि 5 सालों की अगर आप बात करते हैं, 5 सालों में इस इंडेक्स ने 13.71% की रिटर्न जनरेट की है। वहीं निफ्टी 50 ने 16.8% की रिटर्न जनरेट की है। और 1 सालों में दोस्तों हम देखते हैं तो 1 सालों में इस इंडेक्स ने नेगेटिव रिटर्न दी है -13% की। वहीं अपने देसी वाले निफ्टी 50 इंडेक्स ने 58% की रिटर्न जनरेट की है। दोस्तों ये जो 1 सालों में आपको नेगेटिव रिटर्न इस इंडेक्स में देखने को मिल रही है, उसका सबसे बड़ा रीजन था कि अभी रिसेंट में चाइना में बहुत ज्यादा एक रेगुलेशंस लाए हैं ये टेक्नोलॉजी सेक्टर में, उसकी वजह से एक नेगेटिव इंपैक्ट इसमें आया था जिसकी वजह से यहां पर वो रिटर्न कम दिख रही है। लेकिन मुझे लगता है जो आज के टाइम में ये इंडेक्स चल रहा है उसमें सारी नेगेटिविटी ऑलरेडी अकाउंट फॉर हो चुकी है, उसके बाद ये इंडेक्स चल रहा है। तो अगर आप लोग अभी इन्वेस्ट करते हैं तो ये एक बेनिफिट आपको मिल सकता है कि जितनी नेगेटिविटी आपको देखने को मिल सकती थी, जो नया चाइना ने रेगुलेशंस वगैरह लाए हैं टेक्नोलॉजी सेक्टर में, वो ऑलरेडी यहां पर प्राइस्ड इन हो चुकी है। तो ये एक पॉजिटिव बात है, क्योंकि आप यहां पर देखिए 2020 में अगर हम कैलेंडर ईयर वाइज देखते हैं 2020 में 84% की रिटर्न इस इंडेक्स ने जनरेट की थी। तो बहुत अच्छी रिटर्न इसने पिछले साल जनरेट की थी। लेकिन इस साल वो जो इन्होंने रिसेंट में टेक्नोलॉजी में रेगुलेशंस लाए उसकी वजह से एक -26% की रिटर्न यहां पर आपको मिली। और अगर हम कैलेंडर ईयर वाइज देखते हैं तो पिछले 7 सालों में से 5 सालों में इसने निफ्टी 50 इंडेक्स को बीट किया है। लेकिन दोस्तों आपको यहां पर समझना है कि रिस्क अगर आपका वेरी हाई रिस्क है
तो ही आपको ऐसे फंड में इन्वेस्ट करना चाहिए, क्योंकि डाइवर्सिफिकेशन ही आपको देता है, लेकिन बहुत ज्यादा वॉलेटिलिटी इस इंडेक्स में रहने वाली है। अब आगे मैं डिटेल में एंड में बताऊंगा कि इस इन्वेस्टर को क्या करना चाहिए। अब दोस्तों क्विकली मैं इस फंड की और डिटेल्स आपको यहां पर बता देता हूं। तो सबसे पहले अगर हम फंड मैनेजर की बात करते हैं तो मिस एकता गाला इसकी फंड मैनेजर रहने वाली है। हालांकि यहां पर पैसिव इन्वेस्टमेंट होने वाली है, तो बहुत ज्यादा फंड मैनेजर का रोल बहुत ज्यादा प्रोमिनेंट नहीं रह जाता। अगर आपको इस एनएफओ में इन्वेस्ट करना है तो आपको कम से कम 5,000 रुपए से यहां पर शुरुआत करनी होगी। एनएफओ पीरियड इसका 17 नवंबर से 1 दिसंबर तक का है और अलॉटमेंट डेट 8 दिसंबर के आसपास की रहने वाली है। प्लान्स आपको दोनों मिल जाते हैं, रेगुलर और डायरेक्ट दोनों प्लान है। ऑप्शंस की बात करते हैं तो ग्रोथ ऑप्शन यहां पर आपके पास अवेलेबल है, आईडीसीडब्ल्यू ऑप्शन आपको नहीं मिलेगी। एसआईपी अगर आपको करानी है तो एसआईपी में भी 5,000 रुपए की यहां पर आपको मिनिमम इन्वेस्टमेंट करनी होगी। और दोस्तों यहां पर जैसे मैं आपको कई बार बता चुका हूं टैक्सेशन के बारे में, जितने भी इंटरनेशनल फंड्स होते हैं वहां पर आपकी जो टैक्सेशन होती है वो एक डेट फंड के हिसाब से लगती है, तो इस फंड में भी ऐसा ही होने वाला है। अब दोस्तों बात आती है कि क्या आपको इन्वेस्ट इस फंड में करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, और करना भी चाहिए तो कितना पैसा करना चाहिए। तो दोस्तों सबसे पहले वो इन्वेस्टर्स जो कम रिस्क लेते हैं या मॉडरेट रिस्क लेते हैं उनके लिए फंड नहीं बनाए। तीसरी बात दोस्तों आती है वो इन्वेस्टर्स जो बहुत ज्यादा रिस्क लेते हैं उनके लिए ये बना है, अगर वो इन्वेस्टर्स भी एक डाइवर्सिफिकेशन चाहते हैं चाइना की मार्केट में। तो ये चीज आपको समझनी है, क्योंकि रिस्क यहां पर ज्यादा है, वो चीज आपको समझनी है। वेरी हाई रिस्क वाले इन्वेस्टर डाइवर्सिफिकेशन अगर चाहते हैं तो ही ऐसे फंड में इन्वेस्ट करने के बारे में सोचें। और अगर आप ऐसे फंड में इन्वेस्ट भी करते हैं तो 5-7% से ज्यादा अपने ओवरऑल पोर्टफोलियो का ना इन्वेस्ट करें। एक बार इसको आने दीजिए, 1-2 साल जब इंडिया में रहेगा, हमें ज्यादा इसके बारे में अंडरस्टैंडिंग होगी, उसके बाद एक बेटर अगर आप ज्यादा एलोकेशन करना भी चाहें तो उस वक्त करें। अभी आप अगर वेरी हाई रिस्क इन्वेस्टर डाइवर्सिफिकेशन चाहते हैं तो 5-7% इन्वेस्ट कर सकते हैं। कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल प्लानर से जरूर बात कर लें। मेरी तरफ से दोस्तों आज इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक और शेयर जरूर कर दें। धन्यवाद।